27 अगस्त सन 1986 अमेरिका के दो साइंटिस्ट जोसेफ डिवाइन और हैरोल्ड आर सिगस्टर जब वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 500 से 600 मिलिट्री पर्सन हजारों लोगों को एक बड़े से गड्ढे में दफना रहे होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि उन हजारों लोगों को मिलिट्री ने नहीं मारा था और ना ही किसी और ने। कहने का अर्थ यह है उन्हें किसी ने नहीं मारा, पर फिर भी वो मर गए। लेकिन उस गांव में ऐसा हुआ क्या था कि हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है सन 1986 के 100 से 150 साल पहले। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी उसी गांव की होने वाली है। उस गांव के लोगों ने तय किया कि उनके गांव में जो तालाब है वो उसे पार करेंगे, यानी वो तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचना चाहते थे और वो भी तालाब के अंदर से। जिसके बाद गांव के मुखिया ने अपनी जादुई ताकत से उस तालाब के पानी को बीच में से काट कर अलग कर दिया ताकि लोग उस तालाब के तल पर चलकर उस तालाब को पार कर सके। और जब उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की तो शुरुआत के दौरान वो सिर्फ आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी वहां एक मच्छर ने उन सभी लोगों की बैंड बजा दी। हुआ यह था कि एक मच्छर जो गांव के मुखिया के कंधे के ऊपर जाकर बैठ गया था, जैसे ही गांव के मुखिया ने अपना हाथ उस मच्छर को हटाने के लिए इस्तेमाल में लिया, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल तालाब से हटकर मच्छर पर चला गया और वहीं उनके एल लग गए। एक मच्छर की वजह से बीच में से फाड़ा गया पानी अब वापस से एक हो चुका था और वहां तल पर चल रहे लोग यानी सभी लोग पानी के दबाव से दबकर मर गए। वहां पर दो पत्थर मौजूद थे और लोगों का कहना था कि इन दो पत्थरों के बीच ही उन लोगों की यानी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिसकी वजह से वहां के आधे गांववासी डर की वजह से पहाड़ी के ऊपर रहने लग गए। लेकिन अभी भी जो लोग नीचे रहते थे धीरे धीरे कर एक के बाद एक की जान जाने लगी। पहाड़ पे रहने वाले लोगों ने नीचे रहने वाले गांववासियों को कहा कि अगर तुम उन आत्माओं से बचना चाहते हो तो तुम भी ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हर साल एक या दो लोगों की लाशें उस गांव में अचानक कहीं ना कहीं से मिल ही जाती थी। वहां भटकती हुई रूहों से हर तरफ दहशत थी और इसी के साथ इस कहानी को करते हैं हम समाप्त और सीधा ले चलते हैं सन 1986 में। लेकिन आगे जो मैं घटना बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आज की वीडियो किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर बच्चे वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ बैठकर ही इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो क्यों? क्योंकि सन 2023 में हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं फाड़ू एपिसोड और ये है फाड़ू एपिसोड का सीजन 2 एपिसोड 1। तो ये मिस्टीरियस घटना शुरू होती है 22 अगस्त सन 1986 से। एफ्रम ची नाम का एक आदमी अपने मिट्टी से बने हुए घर में सो रहा था और अचानक वो सूरज उगने से पहले ही उठ जाता है। उस वक्त वो बड़ा ही कंफ्यूज था क्योंकि वो अपने बेड पर लेटा लेटा कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। वो ये याद कर रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था उसके सोने से पहले, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो अपने दिमाग को पकड़कर बहुत ही जोर लगाकर सोचने की कोशिश करता है पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन गाइस उसके साथ कुछ तो हुआ था। उसे कुछ याद तो नहीं आ रहा था लेकिन वो बहुत परेशान था। उसके दिमाग में कुछ टूटी फूटी यादें तो थी लेकिन वो यादों के टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ रात में हुआ क्या था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो उसके दिमाग में बार बार उछल रही थी और वो बात यह थी कि उसने कल रात एक बहुत ही तेज आवाज यानी सोनिक बूम की आवाज सुनी थी। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शायद ये बादल गरजने की आवाज हो सकती है। लेकिन आवाज सुनने के बाद उसके उठने तक क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। बस उसे इतना याद था कि उसने सोनिक बूम जितनी तेज आवाज को सुना था। उठते ही उसने महसूस किया कि वो अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा है। वो विंडो से बाहर झांकने की कोशिश करता है जहां उसने देखा कि आसमान तो बिल्कुल साफ है और बारिश की बूंद का एक कतरा भी गिरा हो इसका भी कोई सबूत नहीं था। फिर एफ्रम सोचने लगता है कि कुछ तो हुआ था लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। वो अपने पैरों पर खड़ा तो हो रहा था लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जा रहा था और वो बार बार नीचे गिर रहा था। ढूंढ तो वो अपने बच्चों को
को रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो कंफ्यूज था कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। एफ्रम जिस गांव में रहता था उस गांव का नाम था नायोस, और नायोस बहुत ही बिछड़ा हुआ इलाका था। वहां ना तो बिजली थी और ना ही कोई पक्की सड़क। वो गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था, आधा गांव पहाड़ के ऊपर और आधा नीचे। लेकिन एफ्रम का घर पहाड़ के ऊपर था, लेकिन ज्यादातर लोग पहाड़ी के नीचे एक सुंदर से तालाब के पास रहते थे। तो एफ्रम जब अपने घर से बाहर निकलता है इसी उम्मीद में कि वो वहां दूसरे लोगों से रात की घटना के बारे में बात करेगा और पूछेगा कि क्या हुआ था। लेकिन वो अपने घर से बाहर निकलकर जब इधर उधर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल अलोन यानी अकेला था। जिसके बाद एफ्रम ने बिना देर किए लोअर नायोस यानी नीचे वाले गांव में जाना शुरू किया। अभी वो तालाब के साइड से होता हुआ आधे रास्ते ही पहुंचा था तो वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि आज पूरी दुनिया इतनी शांत कैसे लग रही है। क्योंकि नॉर्मली वहां जंगलों से जानवरों की आवाजें आती थी, पक्षियों की आवाजें आती थी, पेड़ों के पत्तों की आवाज सुनाई देती थी, मच्छरों मक्खियों की आवाज सुनाई देती थी, और आज अचानक क्यों किसी की भी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? सब कुछ शांत कैसे था? लेकिन तभी तालाब के पास से एक लड़की की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही एफ्रम उस आवाज की तरफ दौड़ने लगा। तो वो देखता है कि वो लड़की उसी गांव की थी, लेकिन वो लड़की अपने कपड़े फाड़ रही थी, और ये करते वक्त वो लड़की लगातार चिल्ला भी रही थी। और जब वो लड़की से महज 20 फीट की दूरी पर पहुंचता है तो वो फिर से रुक जाता है, और रुकने का कारण था कि कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे, मानो जैसे कि वो वहीं पर सो रहे हो, और उनके बदन पर भी कपड़े नहीं थे, और उन लोगों के बिल्कुल बगल में उनके पालतू जानवर भी सो रहे थे। लेकिन एक बात अलग थी, उन जानवरों और उन लोगों के मुंह पर खून लगा हुआ था, मानो जैसे कि कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया। फिर एफ्रम को जाकर कहीं समझ आया कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ उस लड़की के अलावा। वो लड़की अपने पिता के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर अपने पिता को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उन्हें जगा नहीं पाए क्योंकि वो सब मर चुके थे। और वहीं एफ्रम अंदर से बिल्कुल डर चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तो वो डर के मारे नीचे गांव की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो नीचे के गांव में पहुंचता है तो वो वहां जाकर सोचता है कि यहाँ तो हर सुबह बड़ा ही खुशहाल माहौल रहता था और हर तरफ से लोगों की आवाजें आती थी। इधर बच्चे खेल रहे होते थे तो उधर जानवर घास चर रहे होते थे, लेकिन उस दिन किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मानो जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, सब कुछ ठहर गया हो। जिसके बाद एफ्रम गांव की मेन रोड के पास जाने की सोचता है ताकि वो वहां लोगों के साथ बात कर सके। लेकिन जैसे ही वो गांव की मेन रोड के पास पहुंचा और जो उसकी आंखों ने वहां देखा, उसे देख एफ्रम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो देखता है कि हर तरफ आतंक फैला हुआ है, हर तरफ जानवर और इंसान मरे पड़े थे, वो भी हजारों की तादाद में। और इस पॉइंट पर एफ्रम बहुत ही परेशान हो चुका था और उसका किसी जिंदा इंसान को देखने का सब्र भी टूट चुका था, क्योंकि अभी तक उसे नीचे वाले गांव में कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखाई दिया था। जिसके बाद वो लाशों से नजर हटाकर घरों की तरफ जाने लगता है। उसे पास ही में एक अनजान झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख वह उसका दरवाजा खोलता है। लेकिन जैसे ही वो अपना एक पैर अंदर रखता है तो वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने जमीन पर एक औरत गिरी हुई पड़ी थी और उसके बगल में ही एक खाने का कटोरा पड़ा हुआ था, मानो जैसे कि वो कुछ खा रही थी कि खाते खाते उसकी मौत हो गई हो। फिर वो आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उस औरत की फैमिली बेड के ऊपर सोई हुई थी, लेकिन सोते हुए लोगों को देख उसे एहसास होने लगा कि इनमें से तो कोई भी सांस नहीं ले रहा, और उसका शक सही निकलता है। वो लाशें अब हमेशा के लिए सो चुकी थी। इसे देख एफ्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो उस घर से भागने लगा। बाहर जाकर वो देखता है कि वहां और भी लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे और मरे हुए थे। कुछ लोग तो दरवाजे के बीच में गिरे पड़े थे। फिर उसने देखा कि एक आदमी जो अपने मोटरसाइकिल पर सवार था, वो बीच रास्ते में सड़क पर ही मोटरसाइकिल के हैंडल पर ही मरा पड़ा था। और वो एक चीज और नोटिस करता है कि हर लाश बिना कपड़ों की थी। आखिर उन सभी लाशों के कपड़े किसने उतारे, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो इसका जवाब ये है कि उन सभी लोगों ने अपने कपड़े खुद उतारे थे और उन लोगों के सारे कपड़े उनके जस्ट बगल में ही पड़े हुए थे, उनकी लाश के जस्ट बगल में। फिर वो उन लाशों को देखने लगता है और देखता है कि उन लाशों के शरीर पर किसी भी प्रकार की खरोच या चोट के निशान नहीं थे, और उन्हें देख यही लग रहा था कि वो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे कि एक झटके में उनकी मौत हो गई हो। फिर वो गांव में और खोज करने लगता है। वो देखना चाहता था कि कोई तो जिंदा हो। वो लगातार हर घर को चेक करता और वहां उसे लाशों का ढेर मिलता। वो लाशों के ढेर के ऊपर से होता हुआ हर घर में जाता, लेकिन उसे
कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक से उसे दिखता है कि एक आदमी और उसका एक बेटा उसी की ओर आ रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो दो लोग उसके पास आते ही गायब हो गए। इससे पता चलता है कि यह एफ्रेम का वहम था। जो भी था उसका दिमाग उसे दिखा रहा था कि तभी उसे अपने दादाजी की कहानी याद आती है, वही तालाब वाली, भूत प्रेत वाली। तो वो सोचता है कि हाँ, ये उन्हीं डूबे हुए भूतों का ही किया कराया है। गांव के सभी लोग उन्हीं भूतों की वजह से मरे हैं। जिसके बाद उसे भी वहां खड़े खड़े डर लगने लगा, ये सोचकर कि उन भूतों का अगला शिकार शायद वो खुद हो सकता है। जिसके बाद उसकी ऐसी फटी कि वो लाशों के ढेर के ऊपर से होता हुआ फुल स्पीड में वहां से भागने लगा और भागते भागते जो भी घर उसके रास्ते में आता वो उसे चेक करता जाता, लेकिन उसे वहां कोई भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं देता। सब लोग मर चुके थे। लेकिन कुछ दूरी और तय करने के बाद जब वो ऐसे ही किसी के घर का दरवाजा खोलने लगा तो सामने से वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वो देखता है कि उसके सामने उस घर का मालिक खड़ा हुआ था। आखिरकार उसे एक जिंदा इंसान मिल गया और उस जिंदा इंसान का नाम था जोसेफ मकैन, जो कि एफ्रेम से भी ज्यादा डरा हुआ था। अब बात जोसेफ की करें। उस रात जोसेफ भी अपने घर में ही था जब उसने रात को जोर से धमाके की आवाज सुनी थी। इस आवाज को सुनने के बाद जोसेफ ने देखा कि उसकी बेटी, जो कि घर के कोने पर अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, वो अजीब से खराटों की आवाज निकालने लगी। तो जोसेफ उसे देखने के लिए अपने बिस्तर से उठा। जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए तो वो धड़म से नीचे गिर गया और जब वो अगली सुबह उठा तो वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था और एफ्रेम की ही तरह कंफ्यूज भी था। जिसके बाद जोसेफ अपनी पूरी ताकत लगाकर रेंगता हुआ अपनी बेटी के बिस्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और एफ्रेम की तरह जोसेफ भी जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि हर तरफ लाशें ही लाशें थी। वो पूरा गांव देखता है पर उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखता। लेकिन आखिरकार उसके दरवाजे पर एक जिंदा इंसान आया और वो था एफ्रेम। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं तो जोसेफ को कुछ भी समझ में नहीं आता। चुपचाप उसके सामने खड़ा रहता है, सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। लेकिन उन दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। फिर कुछ मिनटों बाद वो आगे बढ़ते हैं, अपना हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं और जोर जोर से रोते हैं। जिसके बाद एफ्रेम पीछे मुड़ता है और जोसेफ को छोड़ अपने रास्ते चल पड़ता है। लेकिन जोसेफ को लगता है कि अब उसे मदद ढूंढनी पड़ेगी, तो वो अपनी झोपड़ी से मोटरसाइकिल को निकालता है और पास ही के गांव तक पहुंचता है। तो वो वहां जिंदा लोगों को देख खुश हो गया, जिन्हें देखने के बाद जोसेफ उन गांव वासियों को अपने गांव के हाल के बारे में बताता है। वो बार बार उन गांव वालों को बोल रहा था, मेरे गांव के लोग रातों रात मर चुके हैं। लेकिन उन गांव वालों ने जोसेफ की बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद यह पागल हो चुका है, जिसकी वजह से उस गांव का कोई भी व्यक्ति उसके साथ उसके गांव में नहीं आया। एक दिन बीत जाता है। अगले दिन उस गांव के कुछ लोग नायोस गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। वो जैसे जैसे नायोस गांव की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें बदबू आनी शुरू हो गई थी। फिर जाकर उन्हें पता चलता है कि यह बदबू लाशों की है और इस पॉइंट पर उन्हें समझ आ चुका था कि जोसेफ ने जो भी बताया था वो बात सच थी। और जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा तो उन्हें तहकीकात में पता चला कि सिर्फ नायोस गांव ही ऐसा नहीं था, बल्कि आसपास के कुछ और गांव भी थे जहां का माहौल बिल्कुल नायोस गांव के तरह था। मतलब उन गांवों के लोग भी रातों रात मर चुके थे। जिसके बाद बड़े ही अजीब तरीके से लोगों के मरने की खबर दुनिया में पता लगने लगी। और इसके सिर्फ 3 दिन बाद 25 अगस्त सन 1986 को अमेरिका के साइंटिस्ट जिसका नाम था जोसेफ डिवाइन, जब उन्होंने अपना टीवी ऑन किया तो उस पर नायोस गांव की ही खबर आ रही थी, जो कि इतनी शॉकिंग खबर थी कि न्यूज एंकर के भी तोते उड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर ये हुआ क्यों और ना ही 1700 लोगों के मरने की वजह किसी को पता थी। और वही न्यूज देखने के बाद हमारे साइंटिस्ट डिवाइन के भी तोते उड़ गए थे। जिसके बाद वो सीधा अपने फोन की तरफ भागा और उसने यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोन किया। उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा कि तुम्हें अभी के अभी मुझे नायोस गांव की तरफ भेजना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे भेजना ही होगा। यूएस गवर्नमेंट को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता था और जोसेफ डिवाइन उनका एक काबिल साइंटिस्ट था, तो वो भी उसे भेजने के लिए तुरंत राजी हो गए। जोसेफ डिवाइन के साथ साथ उसका एक पार्टनर हैरोल्ड आर सिगस्टन 27 अगस्त 1986 में नायोस गांव में पहुंचते हैं। और जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की मिलिट्री गांव के मरे हुए लोगों को एक बड़े से गड्ढे में दफना रही थी। जिसके बाद वो दोनों साइंटिस्ट हादसे से बचे हुए लोगों को ढूंढती है, जैसे कि जोसेफ, एफ्रेम और साथ में एफ्रेम की फैमिली जो उस रात बचने में कामयाब रही, और साथ में दूसरे गांव के लोग भी जो सिर्फ ये देखने आए थे कि आखिर नायोस गांव में आखिर हुआ क्या है। तो दोनों साइंटिस्ट भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे और रास्ते में वो लोगों की बातें भी सुनते जा रहे थे, जो कि अपनी अपनी थ्योरी बनाकर बैठे हुए थे कि कैसे उस गांव में भटक रही आत्माओं ने उन लोगों को मार दिया। लेकिन आगे चलकर एक बंदे से उनकी बात हुई जिसने उन दोनों साइंटिस्ट को बताया कि ये सब कुछ
गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है, जैसे कि इनविजिबल सुपर वेपन्स, और यहां तक कि एटॉमिक एक्सप्लोजन का भी जिक्र वहां पर हुआ। लेकिन जब वो दोनों साइंटिस्ट एफ्रम के पास पहुंचे तो एफ्रम का तो आगे से यही कहना था कि ये सब कुछ तालाब में मरे हुए लोगों की आत्माओं की वजह से हुआ है। लेकिन डिवाइन और सिगस्टन इन सभी की बेवकूफी वाली बातों में नहीं आए, क्योंकि उन्हें सब पता था कि ये सब कैसे हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी थी और उनके पास गवाह भी मौजूद थे। हालांकि वो घटनाएं इतने बड़े स्केल में नहीं थी, और जिस घटना के बारे में वो दोनों साइंटिस्ट जानते थे वो घटना इस घटना के बिल्कुल जस्ट 2 साल पहले ही हुई थी, और ज्यादा दूरी पर भी नहीं हुई थी, करीब 100 किलोमीटर के एरिया में हुई थी। बिल्कुल सेम घटना लेक मनून करके एक जगह थी जहां 37 लोग एकदम से मरे हुए पाए गए थे, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट द्वारा इन दोनों साइंटिस्ट को वहां भी भेजा गया था, यह पता लगाने के लिए कि वहां उन 37 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनकी एक थ्योरी सामने निकल कर आई, जिसे उन्होंने नाम दिया अननोन अननेचुरल हैजर्ड, जिसके बाद उन्होंने वहां के लोगों को चेतावनी भी दी थी कि ऐसी घटना फिर कभी भी हो सकती है। इस चेतावनी के अलावा भी सिगस्टन ने इस थ्योरी के ऊपर पूरा साइंटिफिक पेपर लिखा था और उसे साइंस जर्नल को भी सौंपा था, लेकिन किसी ने भी उन दोनों साइंटिस्ट को सीरियस नहीं लिया था। लेकिन इस बार जो नायोस गांव में घटना हुई थी, उन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी के मुताबिक सेम घटना अब यहाँ भी हो चुकी है, जिसके बाद वो दोनों साइंटिस्ट उस तालाब की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो तालाब के नीचे से पानी के सैंपल को इकट्ठा करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पानी के सैंपल को एक बोतल में इकट्ठा करके डालते थे और उसके ऊपर ढक्कन लगाते थे, तो ढक्कन लगाने के तुरंत कुछ मिनट बाद वह बोतल ही फट जाती थी। इसे देखने के बाद उन दोनों साइंटिस्ट को यह लगने लगता है कि उनकी अननोन अननेचुरल हैजर्ड वाली थ्योरी बिल्कुल सच थी, क्योंकि लेक नायोस कोई मामूली तालाब नहीं था, बल्कि वो एक क्रेटर लेक था। अब आप पूछोगे कि ये क्रेटर लेक क्या होता है? दोस्तों, जब ज्वालामुखी फटता है तो ठंडा होने के बाद वहां एक गहरा गड्ढा बन जाता है, और जब वहां धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगता है तो वो तालाब की शेप लेने लगता है, जिसके बाद वोल्केनो एक्टिविटी की वजह से उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने लगता है, और इस तरह से बने हुए लेक को कहा जाता है क्रेटर लेक। और वहीं लेक नायोस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई पड़ी थी। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शॉर्ट में CO2 भी कहते हैं, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ना रंग होता है, और ना ही ये हमें दिखाई देती है, और हम इस इनविजिबल गैस को अपनी हर एक सांस लेने के बाद छोड़ते हैं। और अगर व्यक्ति थोड़ी मोटी CO2 को अंदर ले लेता है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो उस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता और उसे थकावट महसूस होने लगती है, और इसी के साथ और भी कई साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सांस फूलना, त्वचा में बहुत ज्यादा जलन। लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति मरेगा नहीं जब तक कि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। और उस लेक नायोस के केस में भी, यानी उस गांव के साथ भी यही हुआ। रातों रात सारा गांव खत्म हो गया, और यह बात सच है कि लेक नायोस के नीचे दबी पड़ी है CO2, और इसके बारे में गांव वालों को कोई खबर नहीं थी। और उसके बाद 21 अगस्त सन 1986 की रात को कुछ ऐसा हुआ कि वहां पानी के नीचे दबी हुई CO2 गैस वहां से रिलीज होने लगी। गैस का बड़ा सा बबल ऊपर उठकर आया, और जब वो बबल्स पानी के ऊपर पहुंचे तो उस तालाब के ऊपर एक बड़ा सा बादल बन गया, मानो जैसे फॉग इकट्ठी हो गई हो, जिसके बाद वो टॉक्सिक CO2 गैस से बनी हुई फॉग उस पहाड़ से नीचे की ओर जाने लगती है, यानी वो फॉग नीचे वाले गांव की तरफ जाने लगती है। साथ ही हवा से वो आसपास के गांव में भी फैल जाती है, और जो भी उस फॉग के रास्ते में आया, इंसान, पक्षी, जानवर, वो सबको मिटाती गई। और यही सेम घटना 2 साल पहले लेक मनून में भी हुई थी, लेकिन वो घटना बहुत ही छोटे स्केल पर हुई थी, और साइंटिस्ट इसी हैजर्ड के बारे में सभी को आगाह कर रहे थे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अगर नायोस घटना में मरे हुए लोगों की संख्या की बात करें तो वहां 1700 से भी ज्यादा लोग और 3500 से भी ज्यादा जानवर टॉक्सिक CO2 की वजह से मर गए, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कभी भी किसी के सामने नहीं आया। अगर आज की बात करें तो वहां की अथॉरिटी के कहने के बावजूद भी वहां पर रहने वाले लोग उठने को तैयार नहीं है, ये जानते हुए भी कि कभी भी उनका हाल 21 अगस्त सन 1986 वाला हो सकता है, यानी रातों रात पूरा गांव खत्म। तो आज की घटना के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक देना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।